हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग आज देखते हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। हम लोग वायुमंडल में ही रहते हैं और बिना वायुमंडल के हम लोग का अस्तित्व संभव नहीं है। तो यह बहुत ही जरूरी जानना हम लोग के लिए है कि वायुमंडल का गठन कैसे हुआ है, ये हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है और ये नहीं रहे तो हमारा जीवन कैसा होगा। तो देर न करते हुए आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज के सत्र में हम लोग पूरा का पूरा वायुमंडल के संगठन पर विचार करेंगे कि वायुमंडल कैसे बना है। एक्चुअल में वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसों का आवरण है जो कई किलोमीटर की मोटाई में इसके चारों ओर फैला हुआ है। सपोज मान लेते हैं हम लोग ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक विशाल आवरण है। गैसों का एक विशाल आवरण है जिसकी मोटाई कई सौ किलोमीटर है और इसी गैसों के आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इसके ऊपर टिका हुआ है और यह पृथ्वी को अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडा से भी इसकी रक्षा करता है। जिस प्रकार से हम लोग कंबल का इस्तेमाल सर्द काल में ठंडे से बचने के लिए करते हैं, उसी प्रकार से वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर एक गैसों का आवरण है जो इसे भीषण गर्मी और भीषण ठंड से ही बचाता है। यही कारण है कि पृथ्वी के अलावे किसी और ग्रहों पर जीवन नहीं है, इसीलिए पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है ड्यू टू एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के चलते ही। अब हमें देखना है, जानना है कि यह जो वायुमंडल है यह बना कैसे है, क्या कारण है कि इसमें इतने सारे विशेषताएं पाई जाती है और उन विशेषताओं के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं। जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे का अस्तित्व पृथ्वी पर युगों युगों से बना हुआ है और भविष्य में भी हम लोग आशा करते हैं कि पृथ्वी ही एक अनोखा ग्रह रहेगा। इसके अलावा कोई ऐसा ग्रह नहीं उभर के आएगा जिस पर क्या है जीवन हो सकता है। तो आइए हम लोग देर न करते हुए इसके मूल विषय वस्तु पर आते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं डिफिनेशन एक बार। वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ गैसों का एक आवरण है जो गुरुत्व बल के कारण टिका हुआ है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके संगठन पर कि संगठन में क्या क्या है जिससे यह वायुमंडल बना है। तो इसके संगठन पर हम लोग विचार करेंगे। तो मूल रूप से वायुमंडल तीन महत्वपूर्ण फैक्टर या कंपोनेंट से बना है, जिसमें सबसे पहला हम लोग का है गैस। दूसरा हम लोग देखते हैं इसे जलवाष्प कहते हैं और तीसरा है हम लोग का धूल कण। यही तीन कंपोनेंट से मिलकर वायुमंडल बना है। तो सबसे पहले हम लोग गैस को देखते हैं कि वायुमंडल किन किन गैसों का मिश्रण है। इसमें वायुमंडल में वैसे एक्चुअल में बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं और उन गैसों का बहुत ही योगदान है मानव जीवन में, चाहे जीव जंतु हो चाहे वनस्पतियों के लिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गैस हम लोग का नाइट्रोजन है। यही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस मिलकर 99% वायुमंडल में फैले हुए हैं। अर्थात
यदि देखा जाए नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो लगभग 78% के आसपास वायुमंडल में नाइट्रोजन है, जो लगभग 100 से अधिक किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। लेकिन मेन जो इसका घनत्व है, मुख्य जो नाइट्रोजन का घनत्व है, वह धरातल से 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ही ज्यादा इसका सघनता है, संकेंद्रण है। अब नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्या है? तो नाइट्रोजन गैस का खासकर कृषि के क्षेत्र में बहुत उपयोग है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो दलहन जाति के पेड़ होते हैं, उन पेड़ों की जड़ों में, उन पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जंतु होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो हवा से नाइट्रोजन सोखकर उनकी जड़ों में स्थापित करते हैं, जैसे पौधों को अच्छा पोषण मिलता है, पौधे बढ़िया से ग्रो करते हैं। दूसरी ओर इसका उपयोग देखा जाए तो मेडिकल क्षेत्र में है, और तीसरा उपयोग इसका संचार के क्षेत्र में है। पहला हो गया पौधों के लिए, दूसरा हो गया हम लोग का चिकित्सा क्षेत्र में, और तीसरा है वाहन में। क्योंकि जो बड़े बड़े वाहन होते हैं, उनके ट्रकों, उनके टायरों में ही नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो बड़े होते हैं, और बड़े होने के चलते वे देर तक टिकते हैं, और इसलिए यह गैस शुष्क मानी जाती है। इसमें जलवाष्प का अंश नहीं होता है, इसीलिए बहुत स्मूथली वाहनों को स्पीड देता है। दूसरी महत्वपूर्ण गैस है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21% के आसपास है, तो ये दोनों मिलाकर के लगभग 99% हैं, और यही वायुमंडल के सबसे मुख्य गैस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक महत्वपूर्ण गैस है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के मानव और जीव जंतुओं की कल्पना नहीं की जा सकती है, अर्थात यह एक जीवनदायिनी गैस है, जिसे लेकर मानव अपना जीवन संचालित करता है। साथ ही साथ पेड़ पौधे भी कुछ समय तक ऑक्सीजन गैस सांस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जीव जंतु तो खैर लेते ही लेते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन का उपयोग दहन क्षेत्र में होता है। दहन का मतलब है आग जलाना। यदि हमें आग जलाना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, बिना ऑक्सीजन के हम लोग आग नहीं जला सकते हैं। इसीलिए दहन में यह काफी सहयोगी गैस होती है ऑक्सीजन। तीसरी जो महत्वपूर्ण गैस है इसमें, उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसकी मात्रा बहुत कम है, 1% से, मतलब 1% में बाकी सभी गैसें हैं, उसमें से इसकी मात्रा 0.036% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह एक तरह से CFC गैस है। CFC गैस का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें बहुत सारी गैसें हैं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक महत्वपूर्ण गैस है, जो वायुमंडल को गर्म करने का काम करता है। वायुमंडल में जो उष्मा या इसको बोले तापमान में जो बढ़ोतरी होती है, वह CO2 गैस का ही परिणाम है। साथ ही साथ CO2 गैस आग बुझाने में काम आता है, आग बुझाने में इसका काम आता है। जो हम लोग देखते हैं सिलेंडर होते हैं जो इंस्टीट्यूशन में लगे होते हैं, उसमें CO2 गैस ही होता है जिससे आग बुझाया जाता है। चौथी महत्वपूर्ण गैस यदि देखा जाए इस वायुमंडल में, तो हम लोग का ओजोन है। और ओजोन गैस की भी महत्ता कम नहीं है, क्योंकि ओजोन गैस वायुमंडल में लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास में पाए जाते हैं, जो सूर्य की किरणों को एक तरह से फिल्टर करता है। सूर्य से आने वाली जो भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उन्हें एक तरह से छानने का काम ओजोन गैस ही करता है, और हमें शुद्ध प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाने में काफी हेल्प करता है। इससे मानव जाति और जीव जंतुओं का भी कल्याण माना जाता है। इसलिए ओजोन गैस की भी महत्ता कम नहीं है। ओजोन गैस यदि ना रहे तो पराबैंगनी किरणें सतह तक आएंगी, जिससे तापमान बढ़ेगा, जिसे हम लोग वैश्विक उष्मीकरण कहते हैं। और तापमान बढ़ने से हम जानते ही हैं कि जो भी हम लोग का ग्लेशियर्स है वे मेल्ट करेंगे, पिघलेंगे,
और ऐसा आशा किया जाता है या भविष्यवाणी किया जाता है कि इन ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों में बाढ़ आएगी, वह नदी का जल समुद्र में पहुंचेगा और सी लेवल में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। तटीय क्षेत्र के शहर जलमग्न हो सकते हैं। हम लोग का जो इकोलॉजी है वह भी इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावे ओजोन को हम लोग O3 से सूचित करते हैं, जो इसका सांकेतिक नाम है, और कई परीक्षा में ओजोन का रासायनिक सूत्र भी पूछ चुका है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इन गैसों के अलावे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन के अलावे इस वायुमंडल में अनेक हल्की गैसें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हम लोग का है हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन। ये सब क्या है? निष्क्रिय गैसें हैं जो काफी हल्की होती हैं, जो वायुमंडल के ऊपरी सिरे में पाई जाती है, और इनका भी कुछ न कुछ उपयोग है। तो यह गैसों का योगदान है संगठन में, कि गैसों से ही वायुमंडल का निर्माण हुआ है, और यह गैस संपूर्ण मानव जाति और वनस्पति जाति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, आइए इसका जो कंपोनेंट इसका है उसे हम लोग जलवाष्प कहते हैं। जलवाष्प एक्चुअल में है क्या? इसको जानने के पहले हमें जानना है जलवाष्प है क्या। तो जलवाष्प को हम लोग बोलचाल की भाषा में वायुमंडल की नमी कह सकते हैं, या वायुमंडल की आर्द्रता कह सकते हैं। और यह आर्द्रता वायुमंडल में आती कहाँ से है? तो जो भी हम लोग जलपिंड देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े सागर, महासागर हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, उनमें सूर्य के प्रकाश से वाष्पीकरण होता है, और उस वाष्पीकरण के दौरान जल भाप बनकर वायुमंडल में मिलता जाता है, और यह क्रिया सूर्य के निर्माण के साथ ही, पृथ्वी के निर्माण के साथ ही चली आ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो मानव जाति या जीव जंतु सांस के रूप में जो हम लोग CO2 छोड़ते हैं, उसमें भी कहीं न कहीं कुछ जलवाष्प की मात्रा होती है। साथ ही साथ पेड़ पौधों से जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है, उससे भी जलवाष्प वायुमंडल में नित्य पहुंच रहा है। इसके अलावे जो धरातल का नमी वाला भाग है, उससे में भी सूर्यातप से वाष्पीकरण होता है, उससे भी आर्द्रता जो है सो निकलकर वायुमंडल में समाती रहती है। तो बिना आर्द्रता के वायुमंडल का गठन नहीं हो सकता है। और ये आर्द्रता वैसे तो लगभग बोला जाता है कि 100 किलोमीटर के आसपास तक है, लेकिन मुश्किल से 5 किलोमीटर तक ही इसका 99% भाग मिलता है। 5 किलोमीटर तक ही इसका लगभग 99% भाग मिलता है। और जलवाष्प के कारण ही वर्षा होती है, क्योंकि जल के 3 रूप होते हैं। पहला हम लोग का जल का रूप क्या है? ठोस, ऐसे हम लोग बर्फ कहते हैं। दूसरा द्रव है जो हम जल बोलते हैं, और तीसरा गैस, इसे हम लोग वाष्प कहते हैं। तो जलवाष्प जितनी अधिक वायुमंडल में जाएगा, उतने अधिक बादल बनेंगे, उतनी अधिक वर्षा की संभावना बढ़ेगी। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में सूर्यातप के अधिक रहने से जलवाष्प वायुमंडल में अधिक पहुंचता है, और यही परिणाम है कि वर्षा भी उस समय अधिक होती है। लेकिन शीतकाल में सूर्यातप के कम मिलने से, या जो हम लोग का उत्तरी गोलार्ध है, उस समय सूर्यातप की मात्रा कम रहने से वाष्पीकरण भी कम होता है, और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम पहुंचती है। यह कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, क्योंकि जलवाष्प का टेम्परेचर से पूरक संबंध है। यदि यदि तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प की मात्रा भी बढ़ेगी वायुमंडल में, और तापमान घटेगा तो जलवाष्प की मात्रा भी वायुमंडल में घटती है। यही जलवाष्प वायुमंडल में एक तरह से बादल बनाते हैं और वर्षा करते हैं। जो भी मानसूनी पवनें सागर से होकर आती है, ये पवनें गर्म होती है, और गर्म पवन जलवाष्प को अपने साथ ढोकर लाती है और स्थल खंड पर पहुंचकर वर्षा करती है। तो जलवाष्प का भी बहुत ही अहम रोल है वायुमंडल में, क्योंकि बिना वर्षा के यहाँ जीवन संभव नहीं है, और वर्षा कराने में सहयोगी तत्व क्या है? तो जलवाष्प है। और तीसरा सबसे अंतिम जो हम लोग का कंपोनेंट है, उसे हम लोग धूलकण कहते हैं, डस्ट पार्टिकल। या डस्ट पार्टिकल भी नित्य, प्रतिदिन, हर दिन वायुमंडल में समा रहा है, क्योंकि जो भी प्रदूषित हवाएं हैं, या गाड़ियों के चलने से
औद्योगिक क्षेत्रों में कल कारखानों के चिमनियों से धुआं निकलने से और अनेक स्रोतों से, इसको हम लोग मानवीय स्रोत कर सकते हैं और प्राकृतिक स्रोत कर सकते हैं। जैसे मान लेते ज्वालामुखी फूट रहा है, कहीं भूकंप आया उसमें मलबा धराशायी हुआ है ना, किसान खेती कर रहे हैं, इसके इन सब सही कारकों से, इसको हम लोग दो रूप में पढ़ते हैं, मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक। ये दोनों कारकों के कारण वायुमंडल में जब धूल कण मिलते रहते हैं और ये धूल कण भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। क्योंकि हम लोग जो आसमान का रंग कभी लाल देखते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार का जो हम लोग ये लालिमा देखते हैं आकाश में, वो धूल कण का ही परिणाम है। इन्हीं के प्रकीर्णन से आसमान का रंग लाल दिखाई देता है, खास करके सुबह और शाम के समय। जो हम लोग इंद्रधनुष देखते हैं, रेनबो देखते हैं, वह भी इसी का परिणाम है। और सबसे मुख्य इसका क्या योगदान है धूलकण का, तो ये वायुमंडल के ऊपरी भागों में हवा में तैरते रहते हैं और हवा में तैरने के दौरान ही इनके चारों ओर जलवाष्प का संघनन होता है। जो भी जलवाष्प के कण, जो भी आर्द्रता है वायुमंडल में, वो इन्हीं पे लटके रहते हैं, धूलकण के ऊपर ही लटके रहते हैं। और जो ही टेम्परेचर कम होता है, ये जलवाष्प जल के रूप में बदल जाते हैं और जल के रूप बदलने के दौरान जब इनका संपर्क एक दूसरे से होता है, महीन महीन कण जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वे कण बड़े हो जाते हैं और वे बड़े कण फिर वायुमंडल में टिक नहीं पाते और फिर वर्षा के रूप में नीचे गिर पड़ते हैं, जिसे हम लोग वर्षा होना कहते हैं। तो बताइए, ये तीनों जो हम लोग का कंपोनेंट है, चाहे गैस हो, चाहे जलवाष्प हो, चाहे धूलकण हो, तीनों मिलकर के वायुमंडल की रचना करते हैं। और इस वायुमंडल का जो विशेषता है वह इन्हीं तीनों मापदंड पर, तीनों के बेस पर टिका हुआ है। यदि तीन में से कोई एक भी कारक को निकाल दिया जाए तो वायुमंडल का कोई औचित्य नहीं रहेगा, ना ही यहाँ वर्षा होगी, ना यहाँ जीव जंतु का प्रादुर्भाव हो सकता है, जीव जंतु निवास कर सकते हैं। तो तीनों का अपने अपने में अहम योगदान है। मैं आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा, क्योंकि एग्जाम के व्यू से, चाहे हम लोग का जो भी कॉम्पिटिशन परीक्षा होते हैं या खास करके 11 के बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, जहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि वायुमंडल का संगठन क्या है और संरचना क्या है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अगला पार्ट है वायुमंडल की संरचना, उसे मैं आपके सामने रखूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।